हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेजुबान इश्क का 31वां भाग लेकर आ गए हैं। और इस स्टोरी में हम सब ने अभी तक देखा है कि अंजलि जिया के साथ उसके फ्लैट में रहती है। तभी शिवहित अंजलि को शॉपिंग कराने के लिए उसको जिया के फ्लैट में लेने जाता है। तभी जिया और मोहित के बीच चैटिंग हो जाती है। उसके बाद तीनों शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं और अंजलि अकेले शॉपिंग में उसका मन नहीं लगता। वो शूद्र को मिस कर रही होती है। तभी वहाँ शूद्र पहुँच जाता है। अब आगे अंजलि शूद्र के सीने से लगी हुई थी और शूद्र ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में थामे हुआ था। सभी लोग उन दोनों को देखकर स्माइल कर रहे थे। क्या बात है डार्लिंग, मुझे मिस कर रही थी? शूद्र ने अंजलि की बालों को सहलाते हुए पूछा। अंजलि ने भी एक छोटे बच्चे की तरह हाँ में सर हिला दिया। इसके बाद शूद्र के चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई। शूद्र ने उसके बालों पर किस करते हुए कहा, लो तुमने मुझे याद किया और मैं हाजिर हो गया। अब अपनी ये उदासी छोड़ो और एक स्माइल करो। शूद्र की बात सुनकर फिर से अंजलि ने हाँ में गर्दन हिलाया और एक स्माइल के साथ सर उठाकर उसकी तरफ देखने लगी। गुड गर्ल, चलो अब शॉपिंग करते हैं। मुझे ये ड्रेस ट्राई करके दिखाओ। शूद्र ने एक स्माइल के साथ अंजलि से कहा और उसके माथे को चूम लिया। अंजलि ने भी एक मुस्कुराहट के साथ वो ड्रेस शूद्र से ले ली और ट्राइंग रूम में चली गई। शूद्र भी साइड में काउच के ऊपर जाकर बैठ गया और अंजलि के बाहर आने का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ जिया हैरानी से मोहित को देख रही थी, जो उसके सामने ही खड़ा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं नहीं जानती कि बाकी लड़कियों के साथ आप कैसे थे, लेकिन मैं उन जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मेरे साथ ऐसा वैसा करने की कोई भी कोशिश मत करना। आप चाहे जो भी हो, चाहे कितने भी बड़े आदमी हो, लेकिन मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ किसी को खेलने नहीं देने वाली। आपसे डरती नहीं हूँ मैं। और हम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप शूद्र जी के बड़े भाई हो, इसलिए मैंने आपके साथ वैसा बिहेव किया। नहीं तो मैं जिया घबराहट भरी आवाज में मोहित की तरफ देखते हुए नॉन स्टॉप बिना सांस लिए बस बोले जा रही थी। मोहित ने अचानक से जिया के होठों पर अपनी उंगली रख के उसे चुप करवा दिया। जिया की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो उल्लू जितनी बड़ी आंखों से मोहित को घूर घूर कर देखने लगी। बस करो यार, सांस ले लो, कितना बोलोगी? साथ ही तुम्हें ये आप वाली फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझसे डरने की ज़रूरत है। तुम मुझे जंगली बिल्ली की तरह लड़ती हुई अच्छी लगती हो, यूं हिचकाते हुए नहीं। जिया, अगर आज मैं तुम्हारे इतने करीब खड़ा हूँ, इसका मतलब यही है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हमारे साथ कोई गेम नहीं खेल रहा। मेरी जिंदगी में आई पहली लड़की हो और तुम क्या मुझे इतना चीप समझती हो कि मैं ऐसा वैसा करने को सोचूंगा? मोहित ने बेचारे सा मुंह बनाकर जिया से पूछा। जिया को भी लग रहा था कि शायद उसने कुछ गलत बोल दिया, इसलिए वो मोहित से सॉरी कहने ही वाली थी, लेकिन मोहित ने अगले शब्दों ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। मैं सोचूंगा नहीं, सीधा कर लूंगा और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगी। मोहित ने जिया की तरफ झुकते हुए कहा। जिया बड़ी बड़ी आंखों से मोहित को देख रही थी। जैसे जैसे मोहित उसके करीब आ रहा था, जिया पीछे की तरफ झुकती जा रही थी। एक टाइम पर आगे जिया पीछे होना रुक गई, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा पीछे होती तो उसकी कमर टूट जाती। वो दोनों इस पोस्ट में काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। मोहित जिया को अपनी बाहों में थाम कर रखा था और जिया पीछे की तरफ झुकी हुई थी। देखो आप, जिया ने घबराहट के साथ बस इतना ही कहा। फिर आप देखोगे, तुमने एक बार और
मुझे आप बोला ना तो सच कह रहा हूँ, शाम तक इसी तरह पकड़े खड़े रहूंगा। मोहित ने एक आईब्रो उठाकर जिया की तरफ देखते हुए कहा। तुम छोड़ो मुझे। नहीं नहीं, छोड़ना मत मुझे, सीधा होने दो बस। जिया ने मोहित को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि मोहित ने सुबह उसे कैसे जमीन पर पटक दिया था, उसने जल्दी से अपनी बात चेंज कर दी। मोहित ने जिया को सीधा खड़ा कर दिया, लेकिन वो भी उससे दूर नहीं जाता था। वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। जिया पीछे हटना तो चाहती थी, लेकिन पीछे हट नहीं पा रही थी, क्योंकि ड्राइंग रूम में काफी छोटा था और वो पहले से ही दीवार के साथ लगी हुई थी। जिया का दिल तो आज धड़क धड़क कर फटने ही वाला था। उसकी बेहद करीब आकर खड़ा हो गया था। मोहित की हरकतों से लग रहा था कि जैसे वो जिया को किस करने वाला था। पीछे हटो, निकलो यहाँ से तुम। बिल्कुल भी शर्म नहीं है। पहले तो बिना परमिशन के ड्राइंग रूम के अंदर आ गए और अब मुझे मेरी मर्जी के बिना किस करने की कोशिश कर रहे हो। जिया ने थोड़े गुस्से के साथ मोहित को पीछे धक्का देते हुए कहा। जिया की इस हरकत पर मोहित को हंसी आ गई। हाँ, यही, बिल्कुल यही रूप देखने को तो मैं बेकरार था। हाय मेरी जंगली बिल्ली, ऐसे ही रहा करो, मोहित ने हंसते हुए कहा और ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। मोहित के जाते ही जिया के चेहरे पर खुद ब खुद एक मुस्कुराहट आ गई। जिया खुद को आईने में देख रही थी। उसकी गालें तो बिल्कुल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो चुकी थीं। ये क्या हो रहा है जिया तुझे? तू लंगूर को पसंद करने लगी है। जिया ने खुद को आईने में देखते हुए एक शर्मीली हंसी के साथ कहा। मोहित जब बाहर आया तो उसकी नज़र शूद्र पर पड़ी, जो काउच पर बैठा हुआ फोन में कुछ कर रहा था। अरे क्या बात है, द ग्रेट बिजनेस टाइकून सूर्यवंशी यहाँ? लगता है अपनी कबूतरी के बिना मन नहीं लग रहा था। फिर ये तो सारा काम धाम छोड़कर यहाँ चला आया। सुबह तो तू नाश्ता भी नहीं कर रहा था, ये बोल कर कि तेरे पास टाइम नहीं है। मोहित ने शूद्र को छेड़ते हुए कहा। भाई देखो, अब प्लीज़ आप मुझे परेशान मत करना। मैं अभी भी एक ज़रूरी काम कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता है कि आप भी यहाँ अपनी कबूतरी के लिए आए हैं और जस्ट अभी ड्राइंग रूम से गुटरगू करके बाहर निकल रहे हो। तो प्लीज़, मैं राघव नहीं हूँ, तो मेरे साथ ऐसे बात मत करिए। शूद्र ने बिना मोहित की तरफ देखे अपनी फ़ोन में काम करते हुए शांति से जवाब दिया। शूद्र मेरे भाई, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मोहित ने जानबूझकर एक परेशान सा चेहरा बनाकर शूद्र के पास काउच पर आके बैठते हुए पूछा। बनाने से मोहित को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मोहित को क्या हुआ, वो ऐसे क्यों पूछ रहा था। अगले ही पल मोहित ने शूद्र की बॉडी का टेम्परेचर चेक करना शुरू कर दिया। भाई, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको क्या हुआ? आप ऐसे ही बिहेव क्यों कर रहे हो? शूद्र ने एक कंफ्यूज चेहरे के साथ मोहित से पूछा। अजीब, मैं नहीं, तू बिहेव कर रहा है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी बातें सुनकर आज तूने मुझे घूर कर नहीं देखा और ना ही मेरी बात को अवॉइड किया, बल्कि मेरी बात को जवाब अच्छी तरह से दे रहा है। राघव को पता नहीं, पर तू आज मोहित सूर्यवंशी का छोटा भाई जरूर लग रहा है। लगता है अंजलि के प्यार ने तुझे बदल दिया, इसलिए तो तू आज मुझ पर भड़का नहीं। मोहित ने शूद्र को छेड़ते हुए कहा। मोहित की बात सुनकर शूद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि ये सच था कि अंजलि के प्यार में शूद्र को काफी हद तक बदल दिया था। वो अब काफी कम गुस्सा करता था और मुस्कुराने लगा था। हे शिव जी, आज मैं खुशी से मर ही ना जाऊं। मेरा भाई मुस्कुरा रहा है। गॉड ऑफ किलिंग द ग्रेट हार्टेड बेस्ट मुस्कुरा रहा है। कहाँ है वो देवी जिसने तेरे अंदर इतना बदलाव लाया? मुझे उसके पैर छूने हैं।
देवी माँ दर्शन दीजिए, मोहित ने ड्रामा करते हुए कहा। तभी सामने से अंजलि वहां आ गई। अंजलि को देखकर मोहित हाथ जोड़कर काउच से खड़ा हो गया और अंजलि की तरफ बढ़ गया। हे देवी, आपके चरण कहाँ हैं? माँ, आपने मेरे भाई को बदल दिया, मोहित ने अंजलि के पैरों की तरफ झुकते हुए कहा। अंजलि एकदम से पीछे हट गई और हैरानी से बोली, मोहित भैया, आप ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारे पैर छूना चाहता हूँ। जो काम परिवार वाले 20 सालों से ना कर पाए, तुमने 1 महीने में ही कर दिया। मेरे करेले जैसे कड़वे भाई को कद्दू जैसा हल्का मीठा कर दिया। तुम सच में भगवान हो, भगवान, मोहित ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा। मोहित की बात सुनकर अंजलि के साथ साथ उसके पीछे खड़ी जिया भी खिलखिलाकर हंसने लगी। भाई का ध्यान जब अंजलि के पीछे खड़ी जिया पर गया तो वो इस पर ठहर गया। हंसते हुए काफी खूबसूरत लग रही थी और बस ड्रेस में खुले बालों के साथ बिल्कुल एक परी लग रही थी। भाई, क्या आप बताओगे, अभी आपने ये क्या किया है? समझ ही नहीं आ रहा है कि आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या बेइज्जती, शूद्र ने काउच से खड़े होते हुए पूछा। शूद्र की आवाज सुनकर मोहित होश में आया था। उसने पीछे मुड़कर शूद्र की तरफ देखा और फिर उसके पास चला गया। टेक बाय करेला तो तू नहीं रहा, लेकिन अच्छा भी तो नहीं है, कद्दू की तरह थोड़ा हल्का हल्का मीठा ही है, मोहित ने शूद्र के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। शूद्र को अभी गुस्सा नहीं आया और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट इस तरह बरकरार रही। बस करो भाई, अब सबके सामने मेरा मजाक बना रहे हो। मेरी आपका जरा तो ख्याल कीजिए, मैं शूद्र शूरबंशी हूँ, शूद्र ने मोहित की तरफ देखते हुए कहा। शूद्र जिया और अंजलि के सामने फिर थोड़ा सा टॉयलेट कर लेता, लेकिन आसपास खड़ी लड़कियां तो जो वहां पर सेल्स गर्ल्स थी, वो भी मोहित की बातें सुनकर शूद्र को देखकर मुस्कुरा रही थी। हाँ, द ग्रेट शूरबंशी, मोहित ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। मोहित को देखकर जिया को भी काफी खुशी महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट थी। अब उसे मोहित पर पहले जितना गुस्सा नहीं आ रहा था। ना जाने क्यों मोहित उसे इस वक्त काफी ज्यादा हैंडसम और अच्छा लग रहा था। उसके बाद शूद्र अंजलि के साथ और मोहित जिया के साथ शॉपिंग करने में बिजी हो गए। दोनों ही लड़कियां अपने फेवरेट प्रिंस चार्मिंग के साथ शॉपिंग करके काफी खुश महसूस कर रही थी। देखते ही देखते शाम हो चुकी थी। शूद्र और मोहित भी उसी मॉल में तैयार हो गए थे। मॉल के अंदर सैलून भी था, इसलिए अंजलि और जिया ने भी वहाँ की बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप भी करवा लिया था। अंजलि और जिया जब बिल्कुल प्रॉपर तैयार होकर शूद्र और मोहित के सामने आई, उन दोनों की तो स्थान से ही अटक गई थी। शूद्र और मोहित दोनों ही अपनी अपनी वाली को बिना पलके झपकाए देख रहे थे। दोनों का ही दिल अपने दिल की रानी के लिए जोरों से धड़क रहा था। वही दोनों लड़कियां टमाटर जैसे गाल लेकर शर्माती हुई गर्दन नीचे किए खड़ी थीं। अंजलि ने इस वक्त ब्लैक कलर का मर्मेड गाउन पहना था, जिसकी एम्ब्रॉयडरी पिंक कलर की थी। ब्लैक और पिंक के कॉम्बिनेशन में अंजलि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। साथ ही उसने डायमंड भी ईयर रिंग्स पहने हुए थे और बालों का मैचिंग जूड़ा बनाया हुआ था। शूद्र ने उसी के ड्रेस के साथ मैचिंग टैक्सिडो सूट पहना था। ब्लैक कलर के सूट पर चुंबक कलर के स्टोन पर कुछ एम्ब्रॉयडरी की गई थी। दूसरी तरफ जिया ने नेवी ब्लू कलर का ऑफ शोल्डर प्रिंसेस गाउन पहना था, जिसमें से वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैं भी कानों में खूबसूरत से ईयर रिंग्स डाले हुए थे और अपने बाल खुला छोड़े हुए थे। मोहित ने भी उसकी ड्रेस में मैचिंग नेवी ब्लू कलर का टैक्सिडो सूट पहना था। उन चारों को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो सभी कपल्स थे। कुछ ही देर में सभी लोग शूद्र ने अंजलि को अपने साथ अपनी कार में बैठा लिया।
जिया को मोहित ने अपनी कार में चलने को कहा। ये बोल कर कि जिया उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी बन जाएगी। मोहित की बात सुनकर जिया भी चुपचाप उसकी कार में बैठ गई। पूरे रास्ते जिया को मोहित से डर ही लग रहा था कि कहीं वो उसके साथ कुछ करे ना, लेकिन मोहित तो जिया के मजे ले रहा था। वो जानबूझकर अपना हाथ थोड़ा सा जिया की तरफ बढ़ा देता, लेकिन जिया के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन आने से पहले ही अपना हाथ गियर पर रख कर गियर चेंज कर देता, या कभी म्यूजिक चेंज करने का बहाना कर हाथ म्यूजिक बॉक्स की तरफ बढ़ा देता। भाई की हरकतों से परेशान हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि मोहित जानबूझकर ऐसा कर रहा था। कुछ ही देर में दोनों गाड़ियां वेन्यू के सामने आकर रुक गई। शूद्र ने गाड़ी से उतरकर अंजलि की साइड का दरवाजा खोला और अपना हाथ आगे बढ़ाया। अंजलि भी एक मुस्कुराहट के साथ शूद्र के हाथ में अपना हाथ रखकर गाड़ी से निकल गई और उसी तरह शूद्र का हाथ थामे पार्टी हॉल में बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ जो मोहित ने जिया की साइड से गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, तो जिया ने उसके हाथों में अपना हाथ नहीं रखा और उसे जीप दिखाकर गाड़ी से खुद नीचे उतर गई। मोहित ने जिया को काफी ज्यादा इरिटेट कर दिया था, जिस वजह से जिया मोहित से थोड़ी सी नाराज थी। जिया को ऐसी बचकानी हरकत कर मोहित के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो उसके पीछे पीछे चल दिया। कुछ ही देर में चारों की एंट्री वेन्यू में हुई। वहां मौजूद सभी की आंखें उन चारों पे पड़ गई थी। शूद्र ने अंजलि का हाथ थामा हुआ था। दोनों बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह लग रहे थे। वहीं उनके पीछे मोहित को जिया के साथ देखकर उसकी माँ के दिल में भी थोड़ी खुशी महसूस हुई, क्योंकि उन्होंने पहली बार मोहित को किसी लड़की के साथ इतनी करीब खड़ा देखा था और साथ ही जिस लड़की के करीब मोहित खड़ा था उन्हें वह लड़की पसंद भी थी। पार्टी में पायल और निखिल भी खड़े थे। पायल तो उन सभी को देखकर जल रही थी। वही निखिल भी शूद्र और अंजलि को साथ देखकर जल भून गया था। इस पार्टी को तुम्हारी जिंदगी की आखिरी पार्टी बना दिया तो मेरा नाम भी पायल सूर्यवंशी नहीं। तुम्हें इस पार्टी में इतना जलील करूंगी कि तुम दोबारा से कभी किसी के मुंह दिखने लायक नहीं बचोगी। पायल ने अंजलि की तरफ देखकर जबड़ा कसते हुए अपने मन में सोचा। शूद्र, अंजलि, मोहित और जिया धीरे धीरे चलकर हॉल के अंदर आ गए। शूद्र और मोहित को तो इन सब की आदत थी, लेकिन अंजलि और जिया काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थीं, क्योंकि वो कभी भी इतनी बड़ी हस्तियों के बीच इससे पहले नहीं आई थी। रिलैक्स, आप दोनों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस इस पार्टी में हमारे साथ रहना है। आप लोग पार्टी एंजॉय करो बिना किसी परेशानी के, मोहित ने अंजलि और जिया की तरफ देखते हुए कहा। वो अंजलि और जिया के चेहरे से ही समझ रहा था कि वो दोनों काफी घबराहट महसूस कर रहे थे, इसलिए उसने उन दोनों को कंफर्टेबल महसूस करने के लिए उन्हें शांत होने को कहा। इस वक्त उसकी माँ भी वहां पर आ गई थी। आ गए आप लोग, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। शूद्र की मॉम ने अंजलि और जिया के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। शूद्र के मॉम पहले से ही जिया को जानती थी, क्योंकि शूद्र के मुंबई रहते जिया अक्सर अंजलि के साथ होती थी। शूद्र की मॉम जब भी अंजलि से मिलने जाती थी तो वो उनकी मुलाकात अक्सर जिया से भी हो जाती थी। इसी वजह से उनकी जिया से भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। शूद्र, मोहित, आप दोनों जाकर अपने गेस्ट अटेंड कर लो। तब तक मैं अंजलि और जिया का ख्याल रखूंगी और साथ ही इनकी इंट्रोडक्शन बाकी फैमिली से भी करवा लूंगी। तुलसी जी ने शूद्र और मोहित की तरफ भारी भारी आवाज में देखते हुए कहा। इसके बाद वो दोनों अपने गेस्ट अटेंड करने के लिए चले गए। तुलसी जी और जिया और अंजलि को अपने साथ लिए औरतों के बीच खड़ी हो गई और उनका इंट्रोडक्शन करवाने लगी। अंजलि और जिया अब काफ़ी हद तक कंफर्टेबल फील
हो गए थे क्योंकि वहाँ मौजूद सभी उससे काफ़ी अच्छे से पेश आ रहे थे। अंजलि हो जिया तुलसी जी के साथ एक स्माइल लिए खड़ी थी, जो देखकर पायल का गुस्सा से बुरा हाल होता जा रहा था। उसे अंजलि और तुलसी जी के बॉन्डिंग बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। पायल की मुट्ठियां गुस्से से कस चुकी थीं। उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था, लेकिन निखिल उसे बार बार शांत हो जाने के लिए कह रहा था। चुड़ैल कहीं की पता नहीं कैसे सभी को अपने बस में कर लेती है, लेकिन मुझ पर इसका ये जादू नहीं चलेगा। मैं इसका असली चेहरा सबके सामने लाकर ही रहूंगी। सबके सामने अच्छाई की मूर्ति बनती फिरती है, लेकिन असलियत में लालची है, पायल ने चिढ़ते हुए कहा। पायल अगले ही पल अंजलि की तरफ बढ़ गई और निखिल उसे पीछे से देखा ही रहा था। भगवान जाने अभी क्या करने वाली है। असलियत में चुड़ैल तो यह खुद है, बस कहीं पार्टी में तमाशा ना खड़ा कर दे। निखिल ने मन में ही पायल को ज्यादा देख परेशान चेहरे के साथ सोचा। पायल सीधा जाकर तुलसी जी के साथ खड़ी हो गई और उसने वहां पर सभी को बड़े अच्छे से नमस्ते कहा। हमारी उसको इतना अच्छे से बिहेव करता देख थोड़ी हैरान हो गई। हालांकि वो भी जानती थी कि पायल ये सब बस नाटक कर रही है। पायल की असलियत वहां अंजलि से बेहतर कौन जान सकता था। बड़ी माँ, मैं अंजलि को अपनी कुछ सहेलियों से मिलवाना चाहती हूँ, तो क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकती हूँ? जल्दी हमारी फैमिली का हिस्सा बनने वाली है, तो मैं चाहती हूँ ये मेरी सहेलियों से भी मिल ले, और साथ ही मैं चाहती हूँ हम लड़की वापस में थोड़ी गर्ल्स टॉक कर लेंगी। पायल ने एक स्माइल के साथ तुलसी जी की तरफ देखते हुए पूछा। तुलसी जी को भी लगा कि शायद अंजलि और जिया पायल के साथ अपनी उम्र की लड़कियों के साथ बात करेंगी तो अच्छा महसूस करेंगी, इसलिए उन्होंने भी पायल को अंजलि और जिया को अपने साथ ले जाने के लिए हामी भर दी। लेकिन अंजलि का मन अभी भी पायल के साथ जाने को मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि पायल जरूर ही कोई गड़बड़ करेगी, लेकिन फिर भी अंजलि चाह कर भी उसकी बात टाल नहीं सकती थी। ऐसे सबके सामने उसकी बात ना मानना अच्छा नहीं लगता था। पायल तो जानबूझकर अच्छा व्यवहार कर रही थी, लेकिन अंजलि तुलसी जी के सामने उसके साथ कुछ भी ऊंची नीची बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने भी बिना कुछ कहे हाँ में सर हिला दिया, उसके साथ चली गई। अंजलि के साथ साथ जिया भी उसके साथ आई। हेलो गर्ल्स, अटेंशन प्लीज, इसे मिलो, ये है अंजलि, मेरे भाई की गर्लफ्रेंड। पायल ने अंजलि को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा। हाय अंजलि, ये तो वही है ना जिसने तुम्हारे भाई को सेड्यूस किया था। वैसे काफ़ी अच्छा टैलेंट है इसका, इसने शूद्र सूरबंसी को पटा लिया। पायल के दोस्त ने अंजलि की तरफ घृणा से देखते हुए कहा। उस लड़की की बात सुनकर तो जिया को बेहद गुस्सा आ गया था, लेकिन अंजलि ने उसका हाथ पर अपना हाथ रख दिया। जिया को शांत होने का इशारा किया। अंजलि ने इस लड़की का मुंह तोड़ दूंगी, अगर इसने ज्यादा मुंह खोला तो। जिया ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा। शांत हो जाओ, हमें मैं जानती हूँ पायल ये सब जानबूझकर करेगी, पर इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। अंजलि ने जिया को शांत करते हुए धीमी सी आवाज में कहा। आपस में क्या बड़बड़ाए जा रही हो तुम? जरा हमें भी बताओ, हमें भी सुने कि आखिर यहाँ अब आगे कौन सा मर्द को सेड्यूस करने का प्लान है तुम लोगों का? पायल ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ अंजलि और जिया की तरफ देखते हुए कहा। जिसे भी करेंगे, पर इतने गिरे हुए नहीं हैं कि किसी के पति को सेड्यूस करें। अंजलि ने एक आईब्रो उठाकर पायल को जवाब दिया और वहां से जाने लगी, लेकिन अंजलि की बात सुनकर पायल का पारा चढ़ गया था। उसने अंजलि की बाजू पकड़कर उसे अपने पास जबरदस्ती रोकने की कोशिश की, जिस वजह से अंजलि का बैग जमीन पर गिर गया।
अंजलि का बैग जैसे ही जमीन पर गिरा, उसमें से कुछ विटामिन और ऐसी दवाइयाँ बिखर गईं जो सिर्फ प्रेग्नेंसी लेडी ही खाया करती थी। वो सभी दवाइयाँ देखकर पायल को अंजलि पर शक होने लगा कि क्या वो प्रेग्नेंट थी। ये दवाइयाँ तो प्रेग्नेंट औरतें खाती हैं ना, तुम किस लिए खा रही हो? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? पायल ने झुककर एक विटामिन्स वाला कैप्सूल की डिब्बी अपने हाथ में पकड़ते हुए पूछा। उसकी प्रेगनेंसी इस तरह से सामने आएगी अंजलि ने सोचा भी नहीं था। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई थी। उसने पायल के हाथ से वो डिब्बे छीनने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले किसी और लड़की ने उसके हाथ से वो दवाई की बोतल ले ली। तुम सही कह रही हो पायल, ये तो प्रेग्नेंट लेडीज ही यूज करती हैं, यानी कि ये किसी के साथ प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये विटामिन अक्सर प्रेग्नेंट वुमेन्स सिकनेस को कंट्रोल करने के लिए खाया करती हैं। पायल की दोस्त ने बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा। वही ये बात खड़े निखिल के कानों पे भी पड़ गई कि अंजलि कुछ ऐसे विटामिन्स ले रही है जो एक प्रेग्नेंट लेडी खाती हैं। उसकी प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर तो निखिल का मुंह एकदम से काला पीला हो गया था। तो मतलब आप प्रेग्नेंट हो? पायल ने अंजलि की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ हूँ, तुमसे मतलब? अंजलि ने स्ट्रेस में आकर पायल के हाथ से वो विटामिन्स की डिब्बी छीनते हुए कहा। अरे मुझे मतलब नहीं होगा। क्या तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड हो? क्या पता तुम मेरे भाई को चीट कर रही हो और ये बच्चा किसी और का ही पाप हो। सूर्यवंशी फैमिली यूं ही किसी और की औलाद को अपना नहीं बनाने वाली। तो सच सच बताओ कि बच्चा किसकी नाजायज औलाद है? पायल ने अंजलि की तरफ देखते हुए सवालिया निगाहों से पूछा। अंजलि की इस वक्त वहाँ से निकल जाना चाहती थी, लेकिन सभी लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। जिया भी अंजलि को वहाँ से निकाल लेना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से उसे लड़कियों के हाथों से अंजलि की बोतल छीनी और अंजलि का सामान उठाकर उसके बैग में डाल दिया। अपनी लाइफ पर ध्यान दो, दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जिया ने उसे लड़की की तरफ आंखें दिखाते हुए कहा और फिर अंजलि का हाथ पकड़कर हॉल से बाहर आ गई। पायल ने अपने फ़ोन पर कुछ टाइप किया और उसी के पीछे पीछे बाहर आ गई। बाहर आते ही उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसने जो कहा था वो हो चुका था। उसने अपने फ़ोन पर किसी को मीडिया वालों को मैसेज किया था। जब तक वो बाहर पहुंची थी, अंजलि और जिया को मीडिया वालों ने चारों तरफ से घेर रखा था और वो उसे किसी तरह से सवाल पूछ रहे थे। इंडिया जाकर भी मीडिया वालों को अंजलि से दूर नहीं हटा पा रही थी। जिया चाह कर भी मीडिया वालों को अंजलि से दूर नहीं हटा पा रही थी। उसे उस वक्त मीडिया वालों का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। अंजलि, आप बता सकती हैं इस बच्चे का बाप कौन है? एक रिपोर्टर्स ने अंजलि के आगे माइक करते हुए पूछा। अंजलि जी, क्या ये शुद्ध सूर्यवंशी का बच्चा है? क्योंकि आप कुछ दिनों से उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, या फिर ये किसी दूसरे आदमी का है? जवाब दीजिए। अंजलि जी, क्या आप शुद्र जी को चीट कर रही थी? एक दूसरे रिपोर्टर्स ने अंजलि के आगे माइक करते हुए पूछा। जिया कौन सा भी रिपोर्टर्स की बातों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने एकदम से अंजलि के आगे आते हुए कहा, ये कैसे बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं आप सब? हटिए, जाने दीजिए हमें। लेकिन रिपोर्टर्स तो सुनने को तैयार ही नहीं था। भीड़ में किसी ने अंजलि को धक्का दे दिया और उसका बैग फिर से ज़मीन पर गिर गया, जिसमें से उसकी सारी दवाइयाँ फिर बिखर गईं। आज तुम बिना जवाब दिए नहीं जा सकती अंजलि, पायल ने भीड़ में से आगे आते हुए अंजलि से कहा। पायल, अच्छे से जानती हूँ ये सब तुम्हारा किया धरा है, लेकिन तुमने ठीक नहीं कर रही हो। तुम अपनी ज़िंदगी पर ध्यान क्यों नहीं देती?
जरूरी किसी की दूसरे जिंदगी में टांग अड़ाने आती हो तुम्हें। अंजलि ने पायल को देखकर गुस्से में कहा, मैं अपनी जिंदगी पर ही ध्यान दे रही हूँ। अपनी फैमिली को तुम जैसे लड़कियों से धोखा नहीं खाने दूंगी। और ये साफ साफ जाहिर है कि ये लड़का मेरे भाई का तो नहीं है। मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी की 3 महीने बाद शुरू होती है और मेरे भाई से मिले तो अभी सिर्फ 1.5 महीने हुआ है। तो बताओ किसका गंदा खून है ये। पायल ने अंजलि की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को गंदा बोलने की। अंजलि ने पायल की तरफ देखते हुए कहा, 3 महीने पहले मेरा भाई यहाँ नहीं था। इसका मतलब ये किसी और का नाजायज औलाद है और तुम इस बच्चे के सहारे मेरी फैमिली में घुसना चाहती हो। भूल जाओ। पायल ने अंजलि की तरफ उंगली करते हुए कहा, अंजलि कहीं ये निखिल ओबराय का अंश तो नहीं, क्योंकि 3 महीने पहले तक आपका डिवोर्स नहीं हुआ था। भीड़ में से किसी ने सवाल उठाया। सबकी नज़र अब जाकर निखिल पर अटक गई थी। निखिल जो अभी तक सदमे से उभरा नहीं था कि अंजलि प्रेग्नेंट थी, उसके ऊपर सभी लोगों की बिजली जैसे तीखी नज़रें अचानक से आगे जम गई, जो उसे और ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, लेकिन वो ये जानता था कि वो बच्चा उसका नहीं था, क्योंकि उसने तो कभी अंजलि को छुआ ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ पायल का मुंह काला पड़ गया था। उसने तो अंजलि को बदनाम करने के लिए उसकी प्रेगनेंसी पर सवाल उठाई थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इसका सीधा असर उसके और निखिल के रिश्ते पर भी होगा। इस वक्त सभी लोग निखिल को इस बच्चे का बाप समझ रहे थे, जो पायल को जरा भी गवारा नहीं था। वो तो आपने बिछाए जाल में खुद फंस गई थी। बाहर की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी, इसलिए एक होटल मैनेजमेंट ने सीधा जाकर शूद्र को इन्फॉर्म किया, क्योंकि अभी सिचुएशन को संभाला नहीं जा सकता। वो आदमी भागता भागता अंदर हॉल में गया और शूद्र को ढूंढने लगा। वेन्यू में कुछ वाटर से पता चला कि शूद्र अपने कुछ गेस्ट के साथ एक रूम में बैठा हुआ था। शूद्र का पता पाकर वो आदमी दौड़ता हुआ कमरे की तरफ चला गया और दरवाजे पर ही खड़ा होकर बोला, सर जल्दी चलिए, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? शूद्र ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे आदमी की तरफ देखते हुए कड़क आवाज में पूछा। सर, मैडम, वो अंजलि मैडम, उस आदमी ने हिचकिचाते हुए कहा। अंजलि का नाम सुनकर तो शूद्र एकदम से सीरियस हो गया था। वो जल्दी से अपनी सीट से खड़ा होकर उस आदमी की तरफ आ गया। उस रूम से शूद्र अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। अभी कहीं जाकर उसे अपने दोस्तों के साथ बैठने का मौका मिला था, नहीं तो वो कब से बाहर आए गेस्ट के साथ ही डील किया जा रहा था। क्या हुआ उसे? कहाँ है वो? शूद्र ने थोड़ी परेशानी भरी आवाज में उस आदमी से पूछा। सर, बाहर मीडिया वाले उन्हें घेर खड़े हैं। उनकी दवाइयाँ देखकर सभी उनकी प्रेगनेंसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो निखिल के बच्चे की माँ बनने वाली हैं। बाहर का माहौल हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुका है। प्लीज़ आप चलिए, उस आदमी ने शूद्र की तरफ देखते हुए कहा। अंजलि निखिल के बच्चे की मां बनने वाली है, ये सुनकर तो मोहित, जो शांति से बैठकर जूस पी रहा था, उसे खांसी ही आ गई और सारा जूस उसके मुंह से बाहर निकल गया। शूद्र के सभी दोस्त उसे देख रहे थे। वही शूद्र तो एक जगह जम सा गया था। उसे तो अभी अभी पता चला था कि अंजलि प्रेग्नेंट थी। शूद्र को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। इतनी बड़ी खबर उसे अंजलि के बजाय किसी और से मिल रही थी। वही दूसरी तरफ सबका बॉक्स जब निखिल और पायल पर आ गया था, पूरे शहर में ये नाम शो हो चुका था कि निखिल पायल का बॉयफ्रेंड है। अब अगर अंजलि उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी तो फिर पायल और निखिल के रिश्ते का क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चा मेरे बॉयफ्रेंड का नहीं है।
निखिल ने हमेशा सही मुझसे प्यार किया है और इस लड़की ने तो जबरदस्ती उससे शादी की थी, इसलिए निखिल ने कभी भी इसे छुआ नहीं है। अगर किसी को डाउट है तो पूछिए इससे, पायल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वो इस वक्त काफी ज्यादा हड़बड़ा गई थी और अपने आप से बाहर हो गई थी। और मुझे खुशी है इस बात की कि इंसान ने मुझे छुआ नहीं, नहीं तो मैं गंदी हो जाती। मैं मानती हूँ मैं पहले इस इंसान से प्यार करती थी, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि वो मेरे ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जो अब मैं सुधर चुकी हूँ। ये जैसे घटिया इंसान से रिश्ता आखिर कौन ही बनाना चाहेगा। ओह सॉरी, आपके बारे में मैं भूल ही गई थी, आपने तो पैरों की जूती को सर की ताज बना लिया। अंजलि ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। सही कहा यार तूने, ऐसे घटिया इंसान को इसके जैसे ही कोई अपना सकता है। जिया ने अंजलि की बात पर सहमत होते हुए कहा। देखो अंजलि, मैं तब से तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलती जाओ। पायल ने अंजलि के नजदीक आते हुए उसे उंगली दिखाकर कहा। अभी तो मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ पायल, सच कह रही हूँ। अगर तुमने फिर से मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो तुम जानती हो, मैं अगर अपने अंकल को जेल भिजवा सकती हूँ तो तुम्हें भी भिजवा दूंगी। भेजती रहना पूरी उम्र जेल में चक्की। मुझे फोर्स मत करो कि मैं तुम्हें भिजवा दूं। अंजलि ने बड़ी धीमी सी आवाज में कहा, जिसे सिर्फ पायल तक उसके शब्द पहुंच सके। अंजलि की बात सुनकर तो पायल एकदम से सुन्न पड़ चुकी थी। अंजलि पहले जैसी कोई डरने वाली लड़की नहीं थी, अब तो वो गॉड ऑफ किलिंग के संगत में जंगली बिल्ली बन चुकी थी। अंजलि की बात ने पायल को चुप कर दिया। वो अपनी बात पूरी करके वहां से जाने को मुड़ गई। रुको अंजलि, तुम ऐसे नहीं जा सकती। गार्ड्स रोको इसे, पायल ने चिल्लाते हुए कहा। गार्ड जैसे ही अंजलि को रोकने के लिए आगे बढ़े, एक गरजती हुई आवाज ने सभी लोगों का दिल हिलाकर रख दिया। अगर किसी ने उसे छुआ तो जिंदा नहीं बचेगा। शूद्र की इस एक ही लाइन ने उन गार्ड्स का पसीना छुड़ा दिया था। वो सभी अपनी जगह पर जम गए। शूद्र की आवाज सुनकर अंजलि भी रुक गई। वहां मौजूद सभी लोग का ध्यान अब शूद्र पर टिक गया। सभी लोग को यही सोचा था कि अब शूद्र क्या करने वाला था। अंजलि शूद्र की गर्लफ्रेंड थी और इस वक्त प्रेग्नेंट थी। अब मीडिया वालों के सवालों की बौछार उसी पर होने वाली थी। पायल, हमारे परिवार ने तुम्हें ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे ना, तो फिर तुम्हें ऐसे कैसे किसी के साथ इतना बुरा व्यवहार कर सकती हो, खासकर एक ऐसी लड़की के साथ जो इस वक्त प्रेग्नेंट है। मोहित ने पायल की तरफ देखते हुए थोड़ा सख्ती से कहा। शूद्र और मोहित के सामने आने पर पायल एकदम से एक शरीफ बच्चे की तरह खड़ी हो गई, जैसे उसने तो कुछ किया ही ना हो। वही शूद्र तो बस पायल को गुस्से भरी आंखों से घूर रहा था। पायल की तो हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वो नज़र उठाकर शूद्र की तरफ देख सके। शूद्र ने फिर पायल से अपनी नज़र घुमाकर अंजलि की ओर देखा। शूद्र की नजरें टकराते ही अंजलि ने अपनी नज़र चुरा ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शूद्र का सामना अब कैसे करेगी, कैसे वो शूद्र के सवालों का जवाब देगी। शूद्र बिना किसी एक्सप्रेशन की उसके पास आ गया और अपने घुटनों के बल बैठाकर जमीन पर गिरा सामान उठाने लगा। सभी लोग शूद्र को देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी शूद्र को ऐसे झुकते हुए नहीं देखा। मैं आपसे पहले कभी किसी के लिए अपने घुटनों पर नहीं आया, और आज जो सबके सामने एक लड़की का सामान जमीन से उठा रहा था। हालांकि अंजलि के लिए भी ये बहुत बड़ी बात थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि शूद्र दुनिया वालों के सामने उसके लिए कभी घुटनों पर आ सकता था। शूद्र जैसे इंसान तो कभी खुद की गिरी हुई चीज उठाने के लिए नहीं झुका। आज हो उसकी गिरी हुई चीज उठा रहा था। ये लो और चेक करो, कोई सामान कम तो नहीं है।
तुम प्रेग्नेंट हो, इस तरह तुम्हें बाहर नहीं घूमना चाहिए। शूद्र ने बिना किसी एक्सप्रेशन से अंजलि के हाथों में अपना उसका सामान पकड़ाते हुए कहा। सब है। अंजलि ने बड़ी स्माइल से ये 2 शब्द अपने मुंह से निकाले थे। शूद्र ने आगे बढ़कर अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। शूद्र अंजलि को लेकर 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि मीडिया वालों ने उसके सामने अपने कैमरे की माइक कर दिए। शूद्र ने कुछ भी कहने की जगह घूरकर सभी की तरफ देखा। उसकी नज़र ये सभी के दिलों में डर पैदा करने के लिए काफ़ी थी। सब लोग थोड़ा पीछे हट गए। अभी के अभी अपने कैमरा नीचे करो, वरना सभी की कंपनियां बंद करवा दूंगा। ये मेरा फाइनली मैटर है और किसी को भी इसके बीच पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। शूद्र ने गुस्से से सबको घूर कर देखते हुए बोला, आप लोग देख नहीं सकते क्या अंजलि प्रेग्नेंट है? इस तरह उस पर फ्लैश लाइट मत डालो। आप लोगों के पास और कोई न्यूज़ नहीं बची है दिखाने को। हटो सभी पीछे, उन्हें जाने दो। मोहित ने सभी रिपोर्टर्स की तरफ देखते हुए सीरियस टोन में कहा। सभी लोग सूर्यवंशी ब्रदर को देख रहे थे, जो हमेशा से ही एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े रहते थे। बड़ा वाला शिव के शांत रूप जैसा था और छोटा वाला शिव के उग्र रूप जैसा गुस्सैला। दोनों ही भाई एक साथ हमेशा सब संभाल लेते थे। मोहित की बात सुनकर रिपोर्टर्स ने भी अपने कैमरे नीचे कर दिए और शूद्र और अंजलि को निकलने की जगह दे दी थी। शूद्र अंजलि का हाथ अपने हाथों में लिए वहां से निकल गया। अंजलि का ध्यान इस वक्त सिर्फ शूद्र की तरफ था। उसे शूद्र की पीठ ही दिखाई दे रही थी। आज फिर शूद्र ने उसे इतनी बुरी सिचुएशन से बचा लिया था। बेशक अंजलि को शूद्र की आंखों में नाराजगी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने उस पर एक खरोंच तक नहीं आने दी। अभी भी उसका दिल काफ़ी घबरा रहा था। उसने तो सोचा था कि वो पार्टी के बाद शूद्र को अपने प्रेगनेंसी के बारे में बता देगी, लेकिन उससे पहले ही ये हंगामा हो गया। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो शूद्र को कैसे समझाएगी। शूद्र अंजलि को अपने साथ लेकर वेन्यू से निकल गया और अपनी विला की तरफ चला गया। शूद्र के पीछे पीछे मोहित और राघव भी निकल गए। पायल के सामने जब शूद्र अंजलि कहा था, हम कर चला गया, वह खुद को संभाल नहीं पाई और जमीन पर गिरने वाली थी, लेकिन निखिल ने वक्त रहते उसे थाम लिया। पायल तो यहाँ आज अंजलि का मजाक बनाने वाली थी, लेकिन शूद्र और मोहित दोनों ने ही अंजलि का साथ दिया और आज वह यहाँ इन सब मीडिया वालों के सामने खुद एक मजाक बन के रह गई। जब उसके दोनों भाई उसी पर ही भड़क रहे थे, लेकिन गलती भी तो पायल की ही थी, क्योंकि किसी के लिए गड्ढा खोदेगा तो खुद भी उसमें गिर सकता है। वही दूसरी तरफ जब तुलसी जी को पता चला कि अंजलि वेन्यू के बाहर किसी मुसीबत में थी, तो वह बाहर आ गई, लेकिन जब तक वो वहाँ आई कुछ पहले जैसा हो चुका था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहाँ कुछ हुआ था। वहाँ खड़ी कुछ औरतों से उन्हें पता चला कि अंजलि प्रेग्नेंट थी, जो सुनने के बाद उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। शूद्र उनका बेटा था। वह अच्छे से जानती थी कि आयुष के बाद शूद्र को कोई भी दूसरा औलाद नहीं चाहिए थी, तो फिर अंजलि प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी? और अगर वह शूद्र के साथ प्रेग्नेंट नहीं थी तो उस बच्चे का बाप कौन था? इस वक्त तुलसी जी के दिमाग में भी काफ़ी सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन अब पार्टी में शूद्र मोहित दोनों ही नहीं थे, इसलिए उन्हें वही पार्टी खत्म होने का इंतजार करना पड़ा। शूद्र की विला में राघव चुपचाप एक कोने में खड़ा था और शूद्र अंजलि के साथ एक काउच पर बैठा हुआ था और मोहित उसके सामने वाले काउच पर बैठकर उन्हीं दोनों को देख रहा था। अंजलि काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि शूद्र ने अभी तक उसे एक लफ्ज तक नहीं कहा था। अंजलि को बस यही डर था कि कहीं शूद्र सच में यह न मान बैठे कि वह बच्चा किसी और का था।
शूद्र गहरी सांस भरने के बाद अंजलि की तरफ जरा सा मुड़ गया, लेकिन इससे पहले वह कुछ भी कह पाता अंजलि ने अपनी बात रख दी। शूद्र जी, आप प्लीज पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं जानती हूँ मैंने आपसे अपनी प्रेगनेंसी का न्यूज़ छुपा कर अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरा यकीन कीजिए मैं आपको पार्टी के बाद बताने ही वाली थी। शूद्र की उस रात होटल में नशे की हालत में मैं जब पहली बार आपसे मिली थी, मैं पहली बार किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई थी। आपके अलावा आज तक मुझे किसी ने भी छुआ भी नहीं है। होटल में क्या यह वन नाइट स्टैंड की बात कर रहे हैं? मतलब मेरा छोटा भाई यह सब भी कर चुका है। यह तो काफी तेज निकला। घर में सबके सामने ब्रह्मचारी और घर के बाहर होटल में विथ नारी। मोहित ने शूद्र की तरफ देखते हुए मन में सोचा, शूद्र जी, यह बच्चा और किसी का नहीं आपका ही है। मुझे सच में किसी और ने नहीं। अंजलि ने थोड़ी परेशानी भरी आवाज में नजरें झुकाए हुए बस इतना ही कहा था कि शूद्र उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। सॉरी भरी निगाहों से शूद्र की तरफ देखा तो उसे ही देख रहा था। शूद्र ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अंजलि से कहा, अंजलि, मैं जानता हूँ मैंने तुमसे इस बारे में कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बच्चा मेरा ही है। उस रात होटल में बेड शीट तुम्हारी वर्जिनिटी की सबूत मुझे दे चुकी है, और मेरा दिल भी जानता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हें मुझे इन सब बातों की सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट यू। लेकिन मैं बस तुमसे यही पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझे बताने से इतना हिचकिचा क्यों रही थी? शूद्र के सवाल सुनकर राघव और मोहित भी अंजलि को देखने लगे। वो भी यही सवाल कब से करना चाहते थे कि आखिर अंजलि ये सब शूद्र से क्यों छिपा रही थी। शूद्र जी, आपने ही तो कहा था कि आपको अब आयुष के अलावा कोई बच्चा नहीं चाहिए। आपने कहा था कि शादी के बाद भी हमारा अपना कोई बच्चा नहीं होगा, तो मुझे लगा शायद आप इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अंजलि ने सुबकते हुए शूद्र की बात का जवाब दिया। व्हाट? शूद्र क्या तुमसे सच में ऐसा बोला था? मोहित ने हैरानी से शूद्र की तरफ देखते हुए कहा। शूद्र ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया। वही मोहित और राघव तो हैरानी से उसे देख रहे थे। क्या कि वह अंजलि से ऐसा कैसे बोल सकता था? नालायक इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है, पर एक लड़की से क्या बात नहीं करना वो अकल नहीं है। मोहित शूद्र की तरफ देखते हुए बोला। इतना सीरियस सिचुएशन होने के बाद भी राघव को हंसी निकल गई। वो बड़े मुश्किल से अपनी हैसियत में मुंह के अंदर दबा रखा। क्या बात है बड़े भैया, सही जा रहे हो, और डांटो इन्हें, ये कभी सुनते ही नहीं किसी की। राघव ने आंखों ही आंखों में मोहित के इशारे में कहा। कुछ ज़्यादा ही मज़ा नहीं आ रहा है तुम्हें राघव? बॉस हूँ तुम्हारा, सैलरी काट लूँगा। शूद्र ने बिना राघव को देखे ही कहा। इसके बाद तो राघव चुपचाप मुंह लटकाए खड़ा हो गया। मोहित तो अभी तक शूद्र को मुंह बनाकर देखा जा रहा था, लेकिन अब शूद्र उन दोनों को अवॉइड कर बस अंजलि को देख रहा था। अंजलि, तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? शूद्र ने अंजलि की ओर देखते हुए पूछा। शूद्र जी, मैं जानती हूँ आपको ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा बिन बाप के इस दुनिया में आए, ना ही मैं आपको खोना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक माँ हूँ, मुझसे एबॉर्शन। मैं जानती हूँ शूद्र जी, आप चाहते हो कि अंजलि ने इतना ही कहा था कि शूद्र ने उसकी बात बीच में काट दी और अपनी बात कही। अंजलि, मैं क्या चाहता हूँ ये मैंने तुमसे नहीं पूछा। मुझे जानना है कि तुम क्या चाहती हो। मुझे सच सच अपने दिल की बात कहो, तुम क्या चाहती हो? शूद्र ने अंजलि के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप ये बच्चा अपना लें? मैं वादा करती हूँ कभी इसकी वजह से आयुष के प्यार में, उसकी देखभाल में कभी कमी नहीं आएगी। शूद्र जी, मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। ये आपसे जुड़ा है और मैं इसे नहीं खो सकती।
अंजलि ने नजरें झुकाए, आंसू बहाते हुए एक ही सांस में अपनी बात कह दी। अंजलि, ये तुम्हारा फैसला है कि तुम इस बच्चे को रखना चाहती हो या नहीं। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। रही बात आयुष के प्यार और परवरिश की, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम उसका ख्याल अच्छे से रख सकती हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। शूद्र ने एक स्माइल के साथ अंजलि के आंसू पोंछते हुए कहा, तो अगर मैं इस बच्चे को रखना चाहूँ, तब क्या आप इस बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे और मुझसे शादी करेंगे? अंजलि ने उम्मीद भरी निगाहों से शूद्र को देखते हुए पूछा। हाँ, मैं इस बच्चे को अपनाऊंगा क्योंकि ये तुमसे जुड़ा है और तुमसे जुड़ी हर चीज़ मुझे कबूल है और हम जल्द ही शादी भी करेंगे अंजलि। शुद्ध ने बड़े प्यार से अंजलि का गाल सहलाते हुए कहा। ये सब बातें सुनकर अंजलि का दिल में सुकून महसूस हुआ था। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि सब इतनी आसानी से निपट गया और शुद्ध उस बच्चे को अपनाने के लिए भी तैयार था। उसका दिल अब जाकर डर से बाहर आया था और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट भी। मोहित और राघव ने भी एक चैन की सांस ली कि बात संभल गई। मोहित को लगा कि उन दोनों को इस वक्त कुछ प्राइवेट टाइम दे देना चाहिए, इसलिए वो बाहर जाने के लिए काउच से खड़ा हुआ था कि तुलसी जी भागती हुई घर के अंदर आ गई। अंजलि, अंजलि बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत तो नहीं है? आई एम सॉरी बेटा, मुझे पता होता कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं कभी तुम्हें ऐसे भीड़ में नहीं लेती। तुलसी जी ने एक परेशान चेहरे से पूछा। माँ, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। मैं खुद ही एक डॉक्टर हूँ और सब ठीक है। अंजलि ने एक स्माइल के साथ जवाब दिया। अंजलि काफ़ी खुश थी कि शूद्र की मॉम उससे बच्चे के बाप के बारे में पूछने की जगह उसकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी, जो उसके दिल को अच्छा फील करवा रहा था। मॉम, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात कहनी है, शूद्र ने थोड़ा घबराहट के साथ कहा। सभी लोग वही घूर कर उसे देख रहे थे कि आखिर उसे अब क्या करना और कहना था। तुलसी जी ने भी शूद्र को देखते हुए सोचा कि वो क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।